बिना किसी किंतु परंतु के ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ईरान की बर्बादी में अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों के इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन का सबसे बड़ा रोल है। लेकिन ईरान की बर्बादी के लिए केवल अमेरिका को दोष देना और ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक की व्यवस्था पर किसी भी तरह का सवाल खड़ा ना करना न्याय नहीं होगा। ईरान की स्वाभाविक प्रगति न हो पाने में ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक का जो सिस्टम है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए इस वीडियो में इसी विषय पर विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक की व्यवस्था क्यों लोकतंत्र के साथ एक मजाक है और ईरान की स्वाभाविक प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। नमस्कार, मैं अजय कुमार। ईरान के भीतर की सबसे बड़ी खामी उसकी इस्लामिक रिपब्लिक की व्यवस्था है। साल 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई। इस्लामिक क्रांति सुन करके ऐसा लगता है जैसे इस्लामिक धर्मगुरुओं ने खुद क्रांति की हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त ईरान में पहलवी राजशाही चल रही थी, तो अमेरिका की कठपुतली हुआ करती थी। वो राजशाही ईरान की जायज आवाज़ों को दबाती थी, विरोधियों की हत्याएं करवाती थी, बहुत पैसा अपने ऊपर खर्च करती थी, जनता से कटी हुई थी, क्रूरता से शासन किया करती थी और अमेरिका की पिछलग्गू थी। इस राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए ईरान के सभी तबकों ने संघर्ष किया। उदारवादी, वामपंथी, ट्रेड यूनियन वाले और सबसे बड़ी संख्या में तो स्टूडेंट ने, इन सब ने मिलकर के विरोध किया। ईरान के धर्मगुरु जैसे आयतुल्ला खुमैनी उस वक्त दूसरे देश फ्रांस में रह करके भाषणों के जरिए मदद कर रहे थे। तो जब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद आप समझते ही हैं कि धर्म की जड़ें सबसे गहरी होती हैं किसी समाज में। इसीलिए जब जनता के संघर्ष ने राजशाही को उखाड़ फेंका तो लोगों ने लीडरशिप की जिम्मेदारी इस्लामिक धर्मगुरुओं को सौंप दी। यही साल 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान के संदर्भ में कहलाती है और यहीं से इस्लामिक रिपब्लिक की सिस्टम शुरू हुई। अब यह इस्लामिक रिपब्लिक की व्यवस्था बड़ी अजीब है। अगर किसी से कहा जाए कि ईरान में इस्लाम का शासन है तो वह पलट कर कहेगा कि यहाँ लोकतंत्र भी है, क्योंकि चुनाव होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि है, वहाँ की संसद मजलिस भी है जहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। लेकिन जब इस व्यवस्था को गहराई से देखते हैं तो सारी बातें झूठ साबित होती हैं। पूरा सिस्टम सुप्रीम लीडर के कैद में है और वो सरिया के जरिए चलता है। ईरान के सिस्टम को आप ऐसे समझिए, सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर है, वर्तमान में आयतुल्ला अली खामनेई है। साल 1979 से अब तक दो ही व्यक्ति इस पद पर रहे हैं। पहले आयतुल्ला खुमैनी, जब उनकी मौत हो गई तो खामनेई आए। जनता सीधे सुप्रीम लीडर का चुनाव नहीं करती है, बल्कि 88 सदस्यों वाली एक कमेटी सुप्रीम लीडर को चुनती है। इस पद पर बैठने वाला धर्मगुरु कब तक सुप्रीम लीडर रहेगा, इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। समझिए, एक बार कोई बैठ गया तो लाइफ टाइम वाला यह पद है। इस्लामिक रिपब्लिक की व्यवस्था में जनता के जरिए चुना जाने वाला पद प्रेसिडेंट का पद होता है, जो सबसे बड़ा पद है। 4 साल का टर्म होता है, कोई व्यक्ति 2 टर्म से ज्यादा नहीं रख सकता। मगर यहां पर पेच है, राष्ट्रपति के लिए जनता सीधे चुनाव करती है, लेकिन उम्मीदवार ईरान का हर नागरिक नहीं बन सकता। उसे गार्जियन काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसे उम्मीदवार बनना पड़ता है। इस गार्जियन काउंसिल में 12 सदस्य होते हैं, 6 फकीह इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट, जिसकी नियुक्ति सुप्रीम लीडर करता है। बाकी 6 ज्यूरिस्ट होते हैं। चीफ जस्टिस नॉमिनेट करता है और चीफ जस्टिस को सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है। मतलब राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा, उम्मीदवार कौन होगा, यह चुनने का हक जिस कमेटी को मिला हुआ है, उस पर कंट्रोल किसको है? सुप्रीम लीडर का कंट्रोल है। सुप्रीम लीडर के कंट्रोल से बाहर का व्यक्ति वहां जा ही नहीं सकता है, क्योंकि जो गार्जियन काउंसिल राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चयन करेगी, उनके सभी सदस्यों पर सुप्रीम लीडर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। ईरान के संसद को मजलिस कहा जाता है और मजलिस के सदस्य को भी जनता चुनती है। लेकिन जो उम्मीदवार हैं, जो सदस्य उसमें बनेंगे, जो उम्मीदवारी के लिए आएंगे, उसका चयन गार्जियन काउंसिल करेगी। वह वहां से पास होने चाहिए। अगर मजलिस कोई कानून पास करती है तो उसे गार्जियन काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर काउंसिल रोक दे तो कानून पास नहीं होता है। मतलब क्या कानून बनेगा, क्या नहीं बनेगा, इस पर भी किसी ना किसी तरह से सुप्रीम लीडर का कंट्रोल होता है, गार्जियन काउंसिल का कंट्रोल होता है।
सुप्रीम लीडर के चयन के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट होती है 88 सदस्यों वाली। इन सदस्यों को भी गार्जियन काउंसिल अप्रूव करती है। मतलब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है उसमें जो सदस्य हैं उस पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल सुप्रीम लीडर का होता है। कुल मिलाजुला करके इस्लामिक रिपब्लिक के नाम पर ईरान में जो व्यवस्था बनी है वह लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है, रिपब्लिक के साथ मजाक है। बाहर से चुनाव जैसा दिखता है लेकिन सारा कंट्रोल सुप्रीम लीडर के हाथ में है। वह खुद को सरिया से संचालित बताता है। सरिया कानून लागू है, यानी कोई भी व्यक्ति जो सरिया या सुप्रीम लीडर से अलग सोचता है वो शासन का हिस्सा ईरान में नहीं बन सकता। सिर्फ एक खास विचारधारा वाले लोग ही शासन में जा सकते हैं। ऐसा सिस्टम है कि ईरान में खास विचारधारा वाले लोग ही शासन में जा सकते हैं। कोई भी समाज जहां स्वाभाविक गति को बीच में रोक दिया जाए वो पतन की तरफ बढ़ता है। ईरान में यह बहुत लंबे समय से हो रहा है। ईरानी समाज के वही लोग जो इस्लामिक कानून, इस्लामिक मान्यताओं में भरोसा करते हैं वही शासन सत्ता के शीर्ष पद पर जा सकते हैं जिन्हें गार्जियन काउंसिल पास करेगा। बाकी जो जितना भी नैतिक हो, ईमानदार हो, समझदार हो, मगर ईरान के शासन सत्ता के विचार के साथ नहीं खड़ा है वह शासन सत्ता से बाहर रहेगा। यह ईरान के भीतर की सबसे बड़ी दिक्कत है। इस ग्लोबल दुनिया में किसी भी देश का विकास सिर्फ अंदरूनी माहौल पर टिका नहीं होता बल्कि बाहरी माहौल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और ईरान तो ऐसा देश है जहां बाहरी ताकतें हमेशा उसके खिलाफ खड़ी रही हैं। अमेरिका की पुरानी आदत है कि वह ईरान में एक ऐसी सरकार बैठा दे जो उसके इशारों पर नाचे। लेकिन साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका का ये सपना अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर ढेर सारे इकोनॉमिक सैंक्शन थोप दिए हैं। अनुमान यह बताता है कि अमेरिका ने अकेले 80 के आसपास सैंक्शन लगाए हैं और उसके सहयोगियों ने, कंपनियों ने जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं उन सबको मिला दिया जाए तो 1000 से ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश साफ साफ कहते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, चाहे वो शांति के लिए हो या डेवलपमेंट के लिए हो। जब तक बंद नहीं होगा सैंक्शन नहीं हटेगा। सैंक्शन का मतलब आप इस तरह से समझिए कि ईरान डॉलर बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम से कट जाता है। कोई भी दुनिया में किसी भी देश पर सैंक्शन लगता है तो यही होता है। दुनिया का ज़्यादातर व्यापार डॉलर में होता है और स्विफ्ट सिस्टम के जरिए वो कंट्रोल होता है और ये सिस्टम अमेरिका से कंट्रोल होता है। नतीजा, ईरान की इकोनॉमी डॉलर वाली ग्लोबल व्यवस्था से अलग थलग पड़ गई है। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसकी इकोनॉमी क्रूड ऑयल पर टिकी हुई है, क्योंकि जो भी देश कच्चे तेल की इकोनॉमी है उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर एक्सपोर्ट होगा तभी देश का विकास होगा। अगर एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाए तो सब कुछ चरमरा जाता है। यही ईरान में हो रहा है। ईरान का 97% क्रूड ऑयल चीन खरीदता है, वो भी सस्ते में, और बाकी जो ईरान का एक्सपोर्ट है उसका भी 40% चीन में जाता है। लेकिन इससे इकॉनमी ईरान की चल नहीं पाती क्योंकि बहुत सारे जरूरी सामान डॉलर में ही खरीदने पड़ते हैं। डॉलर ना होने की वजह से ईरान बार बार मार खाता है। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर सरप्राइज अटैक किया। अमेरिका भी शामिल हो गया। 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की और ये 12 दिनों की जंग में ईरान बहुत पीछे धकेल दिया गया। इसकी वजह से पहले से ही चरमराती जो रियाल की कीमत है डॉलर के मुकाबले वह और ज़्यादा गिर गई। अब $1 के मुकाबले 14 लाख रियाल पहुंच गया है। ब्लैक मार्केट में 15 लाख से ज़्यादा। मतलब $10 का सामान अगर खरीदना है तो ईरान को लाखों रियाल का भुगतान करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था चरमराएगी। इसी वजह से व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतर आया है। ईरान में दिसंबर 2025 से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन इतने बड़े हैं कि साल 1979 की क्रांति के बाद से इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में ईरान में 30,000 से ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था ऐसी है, गड़बड़ियाँ रहती हैं क्योंकि ईरान ढंग से ट्रेड नहीं कर पाता है। लेकिन अब की बार का जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बड़ा प्रोटेस्ट है। ईरान में साल 1979 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रोटेस्ट इस समय हो रहा है। ईरान के 31 प्रांत में हो रहा है। शासन इन प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए जबरदस्त फोर्स यूज की। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सैकड़ों हजारों मौत हुई हैं, हजारों डिटेन हुए हैं। अभी प्रोटेस्ट थोड़े शांत हैं लेकिन माहौल इतना गर्म है कि कहीं भी आग लग सकती है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लोगों से कहा है कि प्रोटेस्ट जारी रखिए, अपने इंस्टीट्यूशन पर आप कब्जा कर लीजिए, मदद पहुंच रही है। ईरान में जिस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है
उसमें 3 धड़े शामिल हैं। एक धड़ा वह है जो ईरान के सुप्रीम लीडर की बर्खास्तगी चाहता है, उसकी जगह पर कोई नया लीडर चाहता है। इस धड़े के बारे में यह कहा जा रहा है यह अमेरिका के साथ खड़ा है। इसमें वैसे लोग हैं जो अमेरिका और इजराइल के दम पर उछल रहे हैं और इन पर आरोप है कि इन्होंने इजराइल से, इनके कुछ लोग जो हैं जो सुप्रीम लीडर को हटाना चाहते हैं, इजराइल से हथियार लिया और इन्होंने ईरान के शासन सत्ता के जो सिक्योरिटी फोर्स है उस पर हथियार का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ईरान की शासन सत्ता के सुरक्षा बलों ने कड़ा हमला किया और हजारों लोगों की मौत हुई। दूसरा धड़ा वह है जो ईरान में प्रोटेस्ट कर रहा है, जो सुप्रीम लीडर के साथ खड़ा है और डेथ टू अमेरिका का नारा लगा रहा है। इस धड़े के साथ दिक्कत यह है कि ईरान के भीतर के मौजूद बजबजाते हुए भ्रष्टाचार को यह बचा रहा है, उसे खत्म नहीं करना चाहता। ईरान की स्वाभाविक प्रगति में अड़चन बन रहा है, रोड़ा बन रहा है। ईरान के मिसमैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं तय कर पा रहा। ईरान में प्रोटेस्ट करने वालों के बीच तीसरा धड़ा वह है जो चाहता है कि अमेरिका या दुनिया का कोई भी देश ईरान की मदद करे, मगर हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करे, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना करे और ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक की व्यवस्था में बहुत गहरा सुधार हो। निसंदेह यह जो तीसरा धड़ा है वही ईरान को सही रास्ता दिखा सकता है, नहीं तो ईरान का भविष्य बहुत गहरे संकट में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया। अगर आपको हमारा विश्लेषण ठीक लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।